डॉक्टर नितिन सिंघल है। मैं यहाँ पे कैंसर सर्जन हूँ मरिंगो सिम्स हॉस्पिटल के अंदर। एंड जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उनका ब्लड प्रेशर जो था वो बहुत ही अनकंट्रोल था। 250/150 के आसपास का ब्लड प्रेशर था। हार्ट रेट भी 150 के आसपास था। सो प्रैक्टिकली पूरा पसीना पसीना वैसी हालत में जो एकदम हार्ट फेल होने जाए वैसी हालत में वो हमारे पास आए थे। एंड उसका कारण था उनका जो एक एड्रिनल ग्लैंड जो कि ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर, उसका एक ट्यूमर था इनको राइट साइड के अंदर, जो कि बहुत बड़ा एक ट्यूमर था। एंड 18/17/16 सेंटीमीटर यानी कि एक छोटी फुटबॉल के साइज जितना बड़ा एक ट्यूमर था वो, जिसके कारण ये तकलीफ़ें इनको हो रही थी। एंड हमारे पास आने के बाद नॉर्मली हम इनको ऑप्टिमाइज करना चाहते थे फॉर द सर्जरी, लेकिन टाइम नहीं था बिकॉज एज एन इमरजेंसी हमें इनको लेना पड़ा। एंड एक मेजर सर्जरी हमने की जिसके अंदर हमने पूरा मांस बिना फटे हुए और बिना किसी मेजर ऑर्गन को डैमेज हुए किडनी को बचाते हुए, मेन चैलेंज था यहाँ पे राइट किडनी को बचाना, क्योंकि राइट किडनी की नसों से इस ट्यूमर की सप्लाई जा रही थी। तो हमने उसको बचाते हुए इस ट्यूमर को पूरा निकाला एंड ये ट्यूमर पूरा कम्प्लीटली बाहर निकल गया। एंड आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है एंड रिपोर्ट के हिसाब से दोबारा ट्यूमर आने के चांसेस भी बहुत ना के बराबर हैं। और वो ऑटो ट्रीटमेंट इनको सर्जरी को लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं। Pheochromocytoma is very rare, It's a very rare as you say. Yes. 2 या 8 में होता है in 1 million, right? Yes. So what are the causes of this kind of a tumor? So Pheochromocytoma के जो ट्यूमर है वो किसी को भी हो सकता है, उसका कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं होता है। ट्यूमर है और उसके कोई ऐसे रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, वो किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। 20 से लेके हम कहें कि 60 साल की उम्र में किसी भी मरीज़ को हो सकता है। हम ये कहते हैं कि 10% केस में उसका जेनेटिक कारण हो सकता है, जिसमें हम देखते हैं कि फैमिली में दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनमें भी ये ट्यूमर देखा जाता है। लेकिन ऐसे केसेस होते हैं वो सिर्फ 10% के करीब होते हैं। बाकी 90% केस में वो उसका कोई कारण नहीं होता, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता और किसी को भी हो सकता है। So that means you say that there is a chance of his sons also. नहीं, उसका चांस सिर्फ 10% रहता है और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें ज़्यादातर दोनों तरफ की ग्लैंड है वो इन्वॉल्व होती है। जो ट्यूमर साइज होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। उसमें एड्रिनल के अलावा और जगह पर भी जो फियोक्रोमोसाइटोमा की जो गांठ है वो बन सकती है, जैसे कि चेस्ट के अंदर बन सकती है, गले के अंदर बन सकती है। तो वो जो केस होते हैं उसमें हम कहते हैं कि जेनेटिक होने के चांसेस ज़्यादा है। इस केस में वो चांसेस अभी कम है। Thank you. मरिंगो सिम्स की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर किया एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ आए। सो मरिंगो सिम्स जैसा कि आप सब जानते हैं कई सालों से एक्सेलेंस का एक काफ़ी कॉमन नाम है जो हर फील्ड में एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है। कार्डियक के लिए प्राइमरी जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे अभी बाकी सारी फील्ड्स के लिए भी लाइक कैंसर, न्यूरो एंड सभी ब्रांचेस में अभी कॉमनली इसका नाम ऊपर आने लगा है। सो आज जो आपको हमने इनवाइट किया है बेसिकली आपके सामने एक केस डिस्कस करने के लिए। ये जो केस है ये एक पेशेंट मोजाम्बिक से हमारे पास आए थे, 24 साल के लड़के एंड काफी क्रिटिकल केस था ये जो जिसके साथ आए थे। अब मैं आपको इनके अगर कंप्लीट बताऊंगा तो आप सोचोगे 24 साल का लड़का, इनका जो मेन कंप्लेंट था इनका दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है। सो 24 साल के लड़के का दिल धड़कना तो बहुत आम बात है, तो आपको इसमें क्या बात है, ये तो अच्छी बात है दिल धड़क रहा है 24 साल के अंदर। लेकिन 24 साल में जो दिल धड़कना और एक जो इनका दिल धड़कना उसमें फर्क ये था कि ये जो दिल धड़कना ये लगभग 140-150 पर मिनट की रेट से दिल का धड़कना। नॉर्मल वो दिल धड़कना जो अपना होता है 70 से 80 पर मिनट होता है। सो जो सपाट 140-150 मिनट की अगर रेट से दिल धड़क रहा है तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। इसके साथ साथ इनका जो ब्लड प्रेशर जो अपना रक्तचाप जो अपन बोलते हैं नॉर्मल, आपको सबको पता है कि 120/80 के आसपास अपना नॉर्मल बीपी होता है एंड इनका जो ब्लड प्रेशर था वो 250/150। सो वो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया। तो इतनी कम उम्र में ये सब होना एंड इसके लिए जब इनका वर्कअप किया गया था इनके खुद की कंट्री के अंदर मोजाम्बिक के अंदर, तब इनको एक ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। एड्रिनल एक छोटी सी ग्रंथि होती है
जो हमारी किडनी के ऊपर होती है, राइट साइड में लीवर और किडनी के बीच में होती है। एंड नॉर्मल अगर मैं आपको कहूँ, एक टॉफी जो आती है, एक नॉर्मल चॉकलेट उतने साइज की रहती है, वो साइज में भी और वेट के अंदर भी। एंड उसका काम होता है एक केमिकल, एक सब्सटेंस जिसे हम एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन जो बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है, जिसके थ्रू अपना जो जब भी कोई स्ट्रेस की जरूरत होती है बॉडी के अंदर, तो ये हार्मोन स्ट्रीट होते हैं, जिसके कारण की बॉडी उस स्ट्रेस से फाइट कर सके। अब जब ये अनरेगुलेटेड हो जाता है तो फिर उसका अननेसेसरी जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, नॉर्मल अपने को सबको जब स्ट्रेस आता है आपको पता है कि दिल धड़कने लग जाता है, अपन सब एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये पूरा टाइम कंटिन्यूअसली अनरेगुलेटेड हो तो पूरा कंटिन्यूअसली कितना ज्यादा हो जाता है, किसी के लिए भी समझने वाली बात है। एंड जब ये ट्यूमर था, नॉर्मली जो इस ट्यूमर को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, जो एडिनल का ये ट्यूमर होता है, एंड नॉर्मली इनका जो साइज होता है बहुत छोटा रहता है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर या तो ज्यादा से ज्यादा 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम केसेस में इससे ज्यादा ये ट्यूमर्स नहीं होते हैं। बट इनके केस में जो ट्यूमर था ये काफी ज्यादा बड़ा था, ऑलमोस्ट एक छोटी फुटबॉल 18 बाय 17 बाय 14 सेंटीमीटर का जो ट्यूमर था, तो काफी ज्यादा बड़ा ट्यूमर हो गया था। 2019 में इनका एक डायग्नोसिस हुआ था, एंड 2019 में मोजाम्बिक में जब डायग्नोसिस हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे कोविड आ गया, एंड उसके बाद वहां पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। जब ये ट्यूमर बढ़ने लगा तो इन्होंने काफी जगह ओपिनियन सीक करी 2021-22 से, लेकिन हर बार बिकॉज रिस्की सर्जरी एंड रिस्की ट्रीटमेंट की वजह से इनको बार बार मना किया गया कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। एंड जब मेरे पास इनकी पहली बार रिपोर्ट्स आई थी तब उसका ट्यूमर का साइज था 7.5 बाय 8 सेंटीमीटर। सो अगेन दैट इज अ नॉर्मल कॉमन साइज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कि उतने साइज का ट्यूमर था जब ये रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी आज से 2-2.5 महीने पहले। तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट थे, तब हमने इनको बोला था कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम लोग ट्राई करेंगे एंड इस ट्यूमर को निकाल देंगे, ये हमारा प्लान था। लेकिन आते आते कई सारे चैलेंजेस के कारण आते आते जब तक हमारे पास पहुंचे कि ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था। एंड अमूमन जैसे कि अभी आपको डॉक्टर विवेक जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर एंड जो टीम का हिस्सा थे वो आपको बताएंगे, इनिशियली हमने प्लान किया था ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है, इसे हम अल्फा ब्लॉकर्स बोलते हैं। एंड अमूमन हम लोग 1 हफ्ते के लिए दवाई देते हैं बिफोर टेकिंग इस तरह की कोई मेजर सर्जरी फियोक्रोमोसाइटोमा की, क्योंकि सर्जरी में जब हम इस ट्यूमर को टच करते हैं तो ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ के दिल का दौरा आना, एकदम से हार्ट अरेस्ट होना, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, बहुत ज्यादा रिस्की सर्जरी होती है एंड ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है इसमें। तो ऑब्वियसली हम लोग का पहले प्लान यही था कि हम ये करेंगे, लेकिन जब ये आए थे हमारे पास तब इनकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। इनकी जो ट्यूमर था उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से ये साइज एकदम से 2 महीने के अंदर ही डबल साइज हो गया था, जो लास्ट मेरे पास जो भेजा गया था रिपोर्ट उसमें से। एंड जो सिम्टम्स की वजह से प्रेशर पड़ रहा था किडनी के ऊपर एंड इनका जो क्रिएटिनिन है वो भी बढ़ने लग गया था। तो ऐसे में हमारे पास चॉइस नहीं था, बट हमें इनको एज अ सेमी इमरजेंसी इस सर्जरी को लेना पड़ा। एंड इस तरह की सर्जरी सेमी इमरजेंसी में करना, डॉक्टर दीपक मेरे साथ हैं जो हमारे यहाँ पे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, डॉक्टर मयंक हैं एंड डॉक्टर कुणाल हैं जो एनेस्थिस्ट हैं, तो ये भी आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल होता है इतने हाई बीपी पे और इतने हाई ब्लड प्रेशर पे। तो इनका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ड्यूरिंग द सर्जरी उस बीपी को मेंटेन करना सक्सेस। और साथ में डॉक्टर स्वाति थे जो हमारे जो को सर्जन मेरी वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, अगर फ्री होते तो आएंगे अभी। सो ये सर्जरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था एंड जब हमने निकाला तब हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा निकलेगा, टू बी ऑनेस्ट, कि जनरली इतना बड़ा होने तक कोई वेट नहीं वो करता ना इस ट्यूमर का। तो ट्यूमर एक तो बड़ा, प्लस में लोकेशन, किडनी की जो मेजर वेसल्स हैं, किडनी का जहां से रक्त जाता है तो किडनी की मेजर वेसल्स के ऊपर ट्यूमर के सप्लाई आ रही थी, किडनी की जो मेजर वेसल्स हैं उससे इसकी सप्लाई आ रही थी एंड लीवर को भी प्रेस कर रहा था, लीवर की मेजर वेसल्स के वहां से। सो ऐसे में इस ट्यूमर को निकालना, किडनी को बचाते हुए, लीवर को डैमेज हो बिना मेजर ब्लीडिंग के, ड्यूरिंग सर्जरी वो ब्लड प्रेशर और वो पल्स कंट्रोल रखते हुए, बिना हार्ट को प्रॉब्लम निकाल करे हुए, एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये सर्जरी करना। एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि बिकॉज ऑफ दिस सच अ ग्रेट टीम हम ये सक्सेसफुली कर पाए। एंड ये पेशेंट जो आज से लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले अगर मैं इनको बिठाता, आप देख के इनको कहते कि अरे कैसे सर्वाइव करेंगे, लेकिन आज लगता ही नहीं कि मरीज भी हैं, इज बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो दैट इज व्हाट वी अचीव। एंड जब ये ट्यूमर निकला तब हमने बाद में लिटरेचर सर्च किया, तब हमें पता चला कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडिनल ट्यूमर्स हैं जो आज तक निकाले गए हैं। मैं इंडिया देश जो टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इससे बड़ा शायद 1 या 2 ही ट्यूमर, इससे बड़े एडिनल ट्यूमर आज तक निकले हैं। एंड great job. So thank you Dr. Nitin and all those who have assisted you. Thank you once again.
and second is the happiness of the patient who is coming on our trust, our company's trust. So thank you to you also, and recover well, recover soon, be fit as back to normal. And I also want to thank Vishal Kushal Pistania, the international team support that he gave, he and his team. They are doing a phenomenal job. Thank you, Vishal. So thank you once again. Vishal is our international marketing manager. So I'll just ask him to say a few words. Hi, good afternoon everyone. My name is Vishal and I look after the international patient care department at Marino Service Hospital. So this is not the very first case we have done so far. Like this, we have done so many cases in oncology, but this is the rarest case. So we have. How do you learn about the patients there? How do you learn about the patients? How do you connect? Okay, connection, there are certain channels. So in this case, Mr. Paritosh is there, who is the facilitator in this case. Through him, we got the query, and we have shared it with the doctor, team, and he got ready and convinced to take this case and we have performed the surgery. So there are certain other channels also to get an international patient, because India is emerging as like the fifth, most favorable destination in the world, right? And Gujarat is upcoming destination in India if you talk about, other than Delhi, NCR, and Mumbai and Chennai. So just a message to everyone out there, like in Gujarat or in Ahmedabad, not just because of things. Ahmedabad is emerging as a favorable destination for all our African patients who would wanted to come to India for the medical treatment. नितिन जी, इस तरह के ये जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उसमें सक्सेस रेट कितना होता है, और दूसरा कि ये जब केस आया सब लोग ने मना किया, उसके बाद आपके पास आया, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? ऑनेस्ट आंसर चाहिए? ठीक है। सो ऑनेस्ट आंसर ये कि जब भी इसमें क्रिटिकल केसेस आते हैं, सो हर बार यही मैं भगवान को बोलता हूँ, प्लीज एक बार बचा देना। दैट इज हाउ इट ऑलवेज स्टार्ट्स। मैं मेरे आने से जो दीपक सर जो हमेशा मेरे साथ पार्टनर इन क्राइम जो बोलते हैं ना रहते हैं, तो मैं उनको यही चीज कहता हूँ, भगवान यार हर बार मेरी क्यों लेता रहता है इनडायरेक्टली, इस तरह के क्रिटिकल केसेस क्यों भेजता रहता है, सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट दैट इज हाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि इतने क्रिटिकल केसेस क्यों आते हैं। फिर वो मुझे कहते हैं भगवान ने बनाए दे दो इसी के लिए, तो यही करते जा। सो प्रैक्टिकली एवरी मंथ हम लोग इस तरह के 2 या 3 चैलेंजिंग केस मिनिमम हम लोग करते हैं। अगर हम हर केस को प्रेस के सामने लाने लग जाए तो प्रैक्टिकली वो उसका महत्व ही चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग बहुत सेलेक्टिवली जो केसेस हमें लगता है कि शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट हैं, हम उन केसेस को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। रिसेंटली हमारा वन ऑफ द केसेस केन्या के एक पेशेंट जिसको पूरे इंडिया से पूरे कई जगह से रिफ्यूज किया गया था, सुडोमिज़ोमा पेरिटोनाई को हमने यहाँ सक्सेसफुली ट्रीट किया था, जिसको G20 में हमने प्रेजेंट भी किया था अभी हेल्थ समिट के अंदर, लेकिन उसको अभी हमने मीडिया के सामने हम नहीं लाए थे, बिकॉज आई बिलीव कि वो भी एक तरह का रूटीन केस है हमारे लिए कि हम कर सकते हैं। हालांकि वो पेशेंट इससे ज्यादा खराब हालत में आई थी, लेकिन स्टिल बिकॉज उसके अंदर मेरे को ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव होता है ये नहीं है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं या मैं ये अपनी अच्छाई बताऊं या अपने हॉस्पिटल की अच्छाई बताऊं, इट्स अ मैसेज ऑफ होप ऑल्सो, जो एक जनरल पब्लिक के पास जाए कि ये कैंसर के बारे में जो हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो भी नलीफाई करनी बहुत जरूरी है। एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल, अ यंग पेशेंट जिसके सामने पूरा फ्यूचर अपना पड़ा हुआ है, आज ये अगर जाके अपनी कंट्री में सबको बोलता है कि देखो आप कंक्योर्ड कैंसर, तो आई गेस मेनी मोर विल गेट दैट इंस्पिरेशन एंड दे विल नॉट रन अवे फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट कि नहीं कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो सब सोच के लोग भागेंगे नहीं। एंड इन फ्यूचर होपफुली मेनी अदर्स विल गेट द बेनिफिट एंड दे विल डू गुड आफ्टर अ प्रॉपर कैंसर ट्रीटमेंट। इस तरह से ये ट्यूमर अभी वापस होने का चांसेस very less, I would say less than 2% chances, जिस तरह का जो फाइनल रिपोर्ट आया है इसमें less than 2% chances है कि आएगा। How much time did the surgery take? Almost 7 hours. 7 hours. Huge. And I would like to say that patient is usually this type of complex cases में we are putting the patients on ventilator for the rest of the other organs. But in this cases we didn't patients put on ventilator. Straight away patient is conscious fully after the surgery, and the patient will talk with the relatives also. So that is good surgical handling of the tumors also, and good intraoperative management. Because of some of our colleagues, Dr. Kunal, Dr. Mayank, and Dr. Vivek Patel, because
he gave the patients in good conditions. So we could able to manage the intraoperative fluctuations of the blood pressures and other organ damage. I'm also very thankful to Dr. Swati, जो आज अभी नहीं ज्वाइन कर पाई. She had an equally important part because when you do such a major surgery and when you know कि आपका assistant जो आपको assist कर रहा है वो भी equally का इतना अच्छा surgeon है जितने कि आप हो, then you are more confident of doing such cases, and that is something which is very important.